हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जो उसका अर्धवार्षिक घटना चक्र का जो अर्धवार्षिकी उसका कलेक्शन आया था, उसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं। और राष्ट्रीय घटनाक्रम आज फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। ये मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और उसमें अननेसेसरी सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए मैंने वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके डाली है इसमें, इसलिए आप इसको पूरे कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और इसके अलावा जो भी आवश्यक होगा, मैं कुछ और भी नोट्स बना रहा हूँ, वो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप परेशान बिल्कुल ना हो, इसको लेकर के पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक के कुछ निशान रहे, चले चलो के जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो मुश्किल लक्ष्य को चुना है आपने और मैंने भी। और जब तक आप किसी बड़े लक्ष्य को नहीं चुनते हैं तब तक उसके पीछे की जर्नी मज़ेदार नहीं होती है। और एक मुश्किल, एक बड़े लक्ष्य को चुनिए और फिर पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे दौड़िए और फिर उसको पाने का जो मज़ा है वो छोटे में कहाँ आता है। तो फिर चलिए पढ़ते रहिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसमें पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सितंबर 2020 में सऊदी अरब में यूनेस्को के 45वें सत्र में भारत का एक स्थल है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसका नाम है शांति निकेतन। उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है और ये स्थल भारत का 41वां स्थल है इस सूची में शामिल। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल के स्थलों की, तो पश्चिम बंगाल का ये तीसरा स्थल होगा। तो दो कौन कौन से हैं? एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा शांति निकेतन। इसे शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में देख लेते हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने की थी और ये एक आश्रम के रूप में से स्थापित किया था उस समय। और फिर आगे चल कर के 1901 में ये एक रेजिडेंशियल स्कूल और आर्ट सेंटर के रूप में बदल गया, उन्होंने ही से बदला। और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप इसने ले लिया और 1951 में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसे घोषित किया गया। और अब सितंबर 2023 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखेंगे। और कौन से सत्र में? तो 45वें सत्र में। और 45वें सत्र की बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब में हुई है। ये बातें इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। एक राष्ट्र और एक चुनाव, ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए ऐसे के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट रहेगा आगे। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक पैनल, एक समिति गठित की गई है और उस समिति इस बात का विचार करेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ कब से संभव है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या क्या समाधान हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? इम्पोर्टेंट ये बात है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए जो पैनल गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद साहब हैं। और उसमें कुछ मेंबर और हैं, उनके नाम एक बार आप देख लीजिए। अमित शाह हैं, अमित शाह जी, आप जानते हैं अमित शाह जी किस विभाग के, किस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। और अधीर रंजन चौधरी जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं और NK सिंह हैं और डॉक्टर सुभाष कश्यप जी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी हैं और इसमें संजय कोठारी जी शामिल किए गए हैं। तो ये इसके मेंबर हैं। इम्पॉर्टेंट बस इसमें मेरे ख्याल से एक ही बात है, ये जो प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद साहब हैं, पूर्व प्रेसिडेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला G20 फिल्म महोत्सव 2023 इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और प्लस विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। और ये क्यों आयोजित किया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में G20
कि जो देश हैं और प्लस जो आमंत्रित सदस्य हैं, आमंत्रित देश हैं, उनके बीच सिनेमा क्षेत्र में भागीदारी को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे भागीदारी को बढ़ाया जाए और क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में बातचीत की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस जो महोत्सव का उद्घाटन है वो प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी साहब और G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी ने मिलकर के किया है। और इसमें जो उद्घाटन फिल्म रही है वो निर्देशक डायरेक्टर सत्यजीत रे साहब की एक फिल्म है जिसका नाम है पाथेर पांचाली। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पाथेर पांचाली ये उद्घाटन फिल्म रही है। अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम एक पारित किया गया है अभी 2023 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखने योग्य है, इसमें पूछ सकता है कि ये जो नया अधिनियम है ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा, अर्थात पुराना कौन सा अधिनियम था। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन करेगा। और ये केंद्र सरकार को कुछ पावर देता है। कौन कौन सी पावर देता है? तो पहली चीज़ ये पावर देता है वो कि केंद्र सरकार अधिकारियों के कार्यों से संबंधित उनके कार्यों का आवंटन और उनके कार्यों से संबंधित नियम और अन्य सेवा शर्तें तय कर सकती है। और NCR दिल्ली सरकार के मामले में वो नियम कानून बना सकती है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, ये अधिनियम एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करता है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इस प्राधिकरण में कौन कौन होगा, इस प्राधिकरण का काम क्या होगा? तो इस प्राधिकरण में दिल्ली के CM साहब होंगे और मुख्य सचिव होगा दिल्ली का, और दिल्ली के जो प्रथम गृह सचिव हैं वो शामिल किए जाएंगे। और ये जो प्राधिकरण होगा ये उपराष्ट्रपति को सीधे रिपोर्ट करेगा और उपराज्यपाल को, और उपराज्यपाल इसकी सिफारिशों के आधार पर ही अधिकारियों के तबादले या उनकी नियुक्ति और या फिर उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी तो इस प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर ही फाइनली उपराज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला, अगस्त 2023 में NCERT द्वारा एक पैनल गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे महेश चंद्र पंत जी। और इस पैनल का काम क्या था, किस लिए गठित किया गया था? इस पैनल ने ये सुझाव दिया था कि जो NCERT ने अपना सिलेबस रेशनलाइज किया है तो उस रेशनलाइज जो करने की सिफारिश है इसी पैनल ने की थी। तो उस पैनल के अध्यक्ष कौन है? महेश चंद्र पंत जी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाल ही में NCERT ने अपने सिलेबस को रेशनलाइज किया है या रेशनलाइज करने के नाम पर जो है वो कुछ सिलेबस को कम किया है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो उसकी सिफारिश किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल की सिफारिश पर किया गया है ना? तो उसकी सिफारिश किसने की थी? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि इसमें क्या क्या नवीन जोड़ा जाए और क्या चीज़ें इसमें इसके करिकुलम में घटा दी जाएं। तो उसमें कई सारी चीज़ें घटाई गई हैं। अगला, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पास हो चुका है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अमेंडमेंट की गई हैं, कुछ जोड़ी गई हैं। तो पहली चीज़ तो यही ध्यान रखें, ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एनालाइज किया, पेपर देखा है, ऐसा पूछा गया है। और दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जन्म और मृत्यु का जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ये प्रावधान इसमें किया गया है। और इसमें एक रजिस्ट्रार जनरल महापंजीयक की नियुक्ति की बात की गई है। तो इसमें एक पद भी नया सृजित किया गया है रजिस्ट्रार जनरल का। और ये जो डेटा होगा जन्म और मृत्यु का, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का किसी एक का आधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने नोट डाउन कर दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें और हैं, वो कोई नहीं पूछी जाएंगी, बिल्कुल आप बस इसी को पढ़िए। अगला, छत्तीसगढ़ ने अभी एक संशोधन अधिनियम लाया है अनुसूचित जातियों से संबंधित, और उसमें कुछ जातियां हैं जिन्हें SC में शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह पूछ सकता है कि भाई हाल ही में किस राज्य ने कुछ अपनी राज्य की नवीन जातियों को
एससी की सूची में शामिल किया है तो छत्तीसगढ़ है। और जातियों के नाम अगर देखें तो महार, महारा, मेहरा, मेहर या महारा, इसको ऐसे पूछ सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना सकता है। वो दे देगा कि महारा या महर या मेहरा जातियाँ किस स्टेट से संबंधित हैं, तो ये करंट का सवाल बन सकता है, इसको स्टैटिकल में डाल सकते हैं इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये 4-5 जातियां हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। मिशन अमृत सरोवर ये कब शुरू किया गया था, तो 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में से शुरू किया गया था, या आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में या उसके एक पार्ट के रूप में बहुत सारी चीज़ें शुरू की जा रही हैं, और उन्हीं में से एक ये भी कैंपेन है मिशन अमृत सरोवर का। और ये इसकी सूचना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, और इसमें करीब 8 केंद्रीय मंत्रालय या विभाग संयुक्त होकर के काम कर रहे हैं। इसका काम क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है, इसके तहत जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर को मेंटेन करने के लिए या जलस्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो है ये चलाया जा रहा है अमृत सरोवर मिशन। और इसके तहत क्या किया जाना है, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा, या जो पुराने हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो एक जिले में कितने, कम से कम 75 अमृत सरोवर या वही तालाब जो हैं, तालाबों का पुनर्नवीनीकरण हो रहा है। और इसमें तकनीकी सहायता कौन दे रहा है, तकनीकी सहायता भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू सूचना विज्ञान संस्थान दे रहा है। इसके माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि किस राज्य में कौन सा तालाब पुराना है, जीर्ण अवस्था में है, उसका पुनर्विकास किया जाए, या कहाँ पर संभावना है इस बात की वहाँ पर नया तालाब बनाया जाए जो ठीक रहेगा। तो इसकी जो है तकनीकी सूचना भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू सूचना विज्ञान संस्थान प्रदान कर रहा है। अगली चीज, अगस्त 2023 में उन्मेष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ, भोपाल में किया गया है, एमपी में। इसे संस्कृत मंत्रालय और साहित्य अकादमी प्लस संगीत नाटक अकादमी संयुक्त रूप से मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में कहाँ हुआ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और एम्पावर शिखर सम्मेलन है तो ये चूँकि आप जानते हैं ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। और इसकी थीम क्या है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, कैसा विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम है। और इसका उद्घाटन जो है सम्मेलन का स्मृति ईरानी जी ने किया है। इसको आप ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। इसकी थीम और कहाँ हुआ है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो सकता है इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, अमृत भारत स्टेशन योजना। आप देख रहे हैं प्रयाग इस समय जो प्रयाग जंक्शन है उसका जो नवीनीकरण या उस पर जो है काम चल रहा है, निर्माण कार्य है, तो वो इसी योजना के तहत चल रहा है। अब अमृत भारत स्टेशन योजना जिसकी शुरुआत 6 अगस्त 2023 को की गई थी, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली की थी। और इसके तहत क्या किया जाना है, 508 स्टेशनों का पूरे देश में जो है नामांकन किया गया है, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। और उसी 508 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश में कितने स्टेशन हैं, तो यूपी में 55 स्टेशन हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाना है या जिनका जो है नवीनीकरण किया जाना है। और इसी के तहत आप रोज देखते हैं प्रयाग स्टेशन या प्रयाग जंक्शन पे काम चल रहा है, बड़ी तेजी से अंडर ब्रिज बन रहा है। अगला, चलचित्र संशोधन अधिनियम संशोधित किया गया है। अभी देखिए, तो चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है।
इसमें फिर वही एक इम्पॉर्टेंट पहलू हर बार पूछा जाता है जो कि ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा, ये इम्पॉर्टेंट रहा है मुद्दा हमेशा से। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन करेगा ये। और इसमें क्या ये लाया क्यों गया है मेन रूप से, तो ये फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग की जाती है जो, और प्रदर्शन की समस्या है, बिना परमिशन लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही हैं फिल्में, इंटरनेट पे चोरी छिपे जो है चोरी करके फिल्में को अपलोडिंग की जाती है। तो और ये जो पायरेसी का मुद्दा है जो इनकी देखिए कोई भी मूवी आने से पहले कई बार लीक हो जाती है तो उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हॉटस्टार है या अपलोड यूट्यूब पर है डाल दी जाती है, तो इससे जो फिल्म निर्माता हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो ये उसी नुकसान, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। और इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि जो CBFC अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड होता था, वो जो प्रमाण पत्र देता था वैधता संबंधी किसी फिल्म को या किसी भी कार्यक्रम को, तो वो पहले 10 वर्ष तक होता था, अब वो सर्वकालिक हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है। अगला 53वीं राष्ट्रीय सेवा योजना समूह की एक बैठक हुई है अभी। 53वीं राष्ट्रीय सेवा योजना समूह की बैठक हुई, कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? सुमिता डावरा ने की है। ये आंतरिक व्यापार विभाग जो है उसकी अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय योजना समूह की 53वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और उसकी अध्यक्षता सुमिता डावरा ने की है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है। ये कैंपेन क्या है? अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल। तो अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या एप्लीकेशन एक शुरू किया है। और इसमें क्या होगा बेसिकली, तो लकड़ी आधारित जितने उद्योग हैं उन उद्योगों का पंजीकरण आसानी से इस पर किया जाएगा। और आगे क्या होगा इसमें, इसके तहत राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें और क्या किया जाना है, इसके तहत पौधे लगाते हुए कोई भी व्यक्ति जब अपनी कोई तस्वीर अपलोड करेगा, पौधे लगाते हुए अपलोड करने पर 100 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जब कोई व्यक्ति पौधे लगाते हुए अपनी तस्वीर अपलोड करेगा तो अकाउंट में उसके 100 रुपये दिए जाएंगे। और एक लक्ष्य रखा गया था 17 सितंबर 2023 तक, वो लक्ष्य तो बीत चुका है। तो अगर कोई 17 सितंबर को पौधा लगाता है और अगले वो 3 साल तक पौधा सुरक्षित रहता है तो उसके अकाउंट में 1000 रुपये सरकार के द्वारा जो है क्रेडिट किए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि पूछ सकता है कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने जो है एक नया एप्लीकेशन शुरू किया है अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए, उसे ध्यान रखेंगे। जो है पोर्टल का नाम या एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखेंगे। और क्या देखिए अगला, प्रधानमंत्री द्वारा सागर एमपी में संत शिरोमणि रविदास एक स्मारक जो है बनाया गया, उसका शिलान्यास किया है अभी हाल ही में। तो इसको ध्यान रखेंगे। संत शिरोमणि रविदास स्मारक कहाँ है, इसका उद्घाटन किया गया है एमपी के सागर में है। इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि 20,000 से अधिक गांव की मिट्टी लाई गई है और 300 नदियों, तो 20,000 से अधिक गांव और 300 नदियों की मिट्टी जो है ला करके उसमें जमा की गई है, थोड़ी थोड़ी ला करके। और उसी स्थान पर संत शिरोमणि रविदास स्मारक बनाया गया है। तो उस स्मारक के अंदर एक कला संग्रहालय भी होगा, एक म्यूजियम होगा और एक गैलरी होगी जो संत रविदास जी से संबंधित जो है उनके जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने वाले बहुत सारे चित्र और शिक्षाएँ दिखाने वाली चीज़ें उसमें लगाई जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। संत शिरोमणि रविदास स्मारक कहाँ जो है अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, एमपी के सागर में। अगला, असम में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। कौन कौन से जिले होंगे? होजाई। जिलों के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा विश्वनाथ और तामुलपुर और बजाली। इसमें कैसे पूछ सकता है इसको कि हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने 4 नए जिले नवीन जिलों के निर्माण की घोषणा की है, तो वो असम राज्य है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला है 11 अगस्त 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जिसके अपर सचिव हैं चरणजीत सिंह, उनके द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP वाल का शुभारंभ किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक वाल का शुभारंभ किया गया है। ये बेसिकली इसके तहत क्या किया जाएगा, तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक जिले में जो प्रत्येक जिले का उसका अद्वितीय ब्रांड होगा,
उसका चयन किया जाएगा और उसके वैश्विक स्तर पर पूरे भारत में भी उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि उस जिले का, उस क्षेत्र का ठीक से विकास हो, जो पिछड़ापन है वो कहीं ना कहीं दूर करने में मदद मिले। और इस जो ब्रांड चयनित किया जाएगा उसके तहत हथकरघा के उत्पाद हो सकते हैं, हस्तशिल्प के उत्पाद हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए भी जो नया उत्पाद चयनित किया जाएगा उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा उसमें। और ये जो योजना जो है तो ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये तीनों के तहत संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी। तो ये वाल जो बनाई गई है उसका संचालन तीनों योजनाओं के तहत किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और कैंपेन चलाया जा रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। ये अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की है, 27 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। और ये भी देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में से चलाया जा रहा है। और इसका शुरुआत जो है संस्कृत मंत्रालय के तहत एक संस्था है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वो इसका समन्वयक है, वो उसकी नोडल एजेंसी है। इसके तहत मूल्य क्या किया जाएगा, तो 6.5 लाख गाँव का, ये डेटा याद रखिएगा आप लोग, 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा, अर्थात उनका सांस्कृतिक जो मानचित्र है वो तैयार किया जाएगा। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा एक नया अधिनियम विधेयक पास किया गया है, जारी किया गया है, जिसका नाम है राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। तो इसमें क्या किया गया है, इसके तहत जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है इसके तहत। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इसमें जो है महिला है, जो एकल महिला है, विधवा है, दिव्यांग हैं, है ना, उनको जो है न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और यह पेंशन हर वर्ष 15% की दर से बढ़ेगी भी, ये ध्यान रखिए आप लोग। और कानून बनाकर गारंटी देने वाला ऐसा राज्य राजस्थान जो है पहला राज्य हो गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब अगला, अब समाप्त होने वाला है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 आयोजित किया गया है। कहाँ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और ये किस अवसर पर किया गया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3री वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। और इसके तहत जो है इसका जो आयोजन है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय संयुक्त रूप से मिलकर के कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी मोदी जी फ्रांस गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है और उनको फ्रांस का जो एक सबसे सर्वोच्च ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान है, वो भी दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक भागीदारी की जो है 25वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी वर्षगांठ को मनाने के लिए इसी समय जो है द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों देशों के बीच हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं और ये उनका 6ठी बार का दौरा है फ्रांस जाने का। और वहाँ पर पहुँच उन्होंने फ्रांस की PM एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात की है। और वहाँ के फ्रांस के जो सीनेट के अध्यक्ष हैं जेरार्ड लार्सर, उनसे मुलाकात की है। और प्रसिद्ध एक योग शिक्षिका हैं फ्रांस की जिनका नाम है चार्लोट चोपिन, उनसे भी मुलाकात की है। तो ये चीज़ तीन जो है व्यक्तियों को, 3 शख्सियत को ध्यान रखेंगे आप। हो सकता है ये ऐसे पूछ दे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरोप के एक देश की यात्रा की है और वहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चैपलिन से मुलाकात की है। तो ये मुलाकात किस देश में हुई है, तो फ्रांस, ध्यान रखिएगा आप लोग। और या फिर ऐसे पूछ सकता है, देखिए फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है मोदी जी को। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से मोदी जी को सम्मानित किया है, तो वो देश फ्रांस होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं उनके दौरे में है, मैंने उसको ठीक से देखा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए अगला क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण एशिया का पहला रीजनल अर्थात क्षेत्रीय सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ किया जा रहा है,
भारत में हो रहा है। और ये किस किस के बीच समझौते का परिणाम होगा? तो IUCN और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है जो सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित करने के लिए हुआ है। और ये अपनी तरह का दुनिया का 10वां सेंटर होगा और दक्षिण एशिया का प्रथम सेंटर होगा ऐसा, जो भारत में स्थापित होने जा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल दुनिया का जो 10वां सेंटर है वो कहाँ स्थापित हो रहा है? भारत में स्थापित हो रहा है। और किस किस के बीच समझौते के द्वारा? IUCN और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप। अगला देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उल्लास। तो उल्लास का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। फिर एक बार देख लेते हैं, उल्लास का जो फुल फॉर्म होगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका स्लोगन क्या है? जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। और ये भी देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3री वर्षगांठ के अवसर पर इसका लॉन्च जो है शुभारंभ किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल है, एक शिक्षा मंत्रालय का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक कमेटी, एक पैनल गठित किया गया था कुछ दिन पहले जो OBC के उपवर्गीकरण से संबंधित है। और उस जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और उस आयोग की जो अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखें, दिल्ली हाई कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति जी रोहिणी जी हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो जी रोहिणी जो है OBC के अंदर, EBC जिसको कहते हैं, OBC के अंदर भी एक उपवर्गीकरण से संबंधित जो पैनल था उसकी अध्यक्षता थी जी रोहिणी। तो यह रोहिणी कमीशन, यही जो है रोहिणी कमीशन होगा। अगला जो है, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है अभी हाल ही में। उसमें जो कि इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बाकी तो राजस्थान के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मैंने सारी स्किप कर दी हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें है, उसमें एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें सल्फर के साथ एक लेपित यूरिया की नई किस्म जो है जारी की है, नई किस्म जो है शुरुआत की है, लॉन्च की। उसका नाम है यूरिया गोल्ड, इसको शुरू किया है। तो यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक किस्म है। और कुछ दिन पहले देखें, नीम कोटेड यूरिया जारी किया गया था, तो नीम कोटेड यूरिया नहीं है ये, तो यूरिया गोल्ड जो है सल्फर के साथ कोटेड यूरिया होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी राजस्थान के दृष्टिकोण से कई बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने वो स्किप कर दी हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जून 2023 में बालासोर में एक दुर्घटना हुई थी ट्रेनों की आपस में। तो वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं उड़ीसा में पड़ता है। और जहाँ पर दुर्घटना हुई थी वो कौन सा स्टेशन था? वाहानागा बाजार स्टेशन, वाहानागा बाजार स्टेशन के पास दुर्घटना हुई थी। और ये किस रूट पे पड़ता है? तो खड़गपुरी रेलवे लाइन पे पड़ता है ये। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो टकराई हुई ट्रेनें, थोड़ा उनका नाम आप ध्यान रखें, हावड़ा SMVT अर्थात श्री विश्वेश्वरैया जो है टर्मिनल करके है ये, हावड़ा SMVT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक ट्रेन थी। और दूसरा कोरोमंडल एक्सप्रेस है और एक मालगाड़ी। इन तीनों के टकराव के कारण भीषण दुर्घटना हुई थी। तो थोड़ा ट्रेनों का नाम याद रखेंगे और स्टेशन का नाम याद रखेंगे बस। मुंबई में देखिए 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ? मुंबई में। तो 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, इसका आयोजन हुआ है कहाँ? मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में है। ये अक्टूबर-नवंबर 2023 में हुआ है। और इसमें इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? आदिवासियों में जिज्ञासा पैदा करना ताकि वो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें। तो आज ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने पूरा कवर कर लिया है। आप इसको बार बार देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही हम इसमें कुछ भी रिफॉर्म कर पाते हैं और उसमें कुछ सुधार कर पाते हैं। आपको कैसा लगता है ये लेक्चर, आप ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कहीं पर मुझे कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए या कोई रिफॉर्म की मुझे ज़रूरत है तो आप बेशक बताइए, हम उसे ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।